सुप्रभात सभी छात्र छात्राओं, बाल साधना विद्यालय परिवार से जुड़े हुए अभिभावकगण महोदय और बाल साधना विद्यालय से जुड़े हुए जितने भी स्नेह और मार्गदर्शक के रूप में बंधु हैं, उन सभी का मैं बाल साधना की इस ऑनलाइन क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ और बारंबार आपको दिए गए योगदान और स्नेह के प्रति साधुवाद अर्पित करता हूँ। माँ श्वेतांबरी जो है, उनके आशीर्वाद से हम आप तक इस वैश्विक महामारी में जो अध्यापन सामग्री पहुंचा रहे हैं, जो ऑनलाइन क्लासें पहुंचा रहे हैं, पीडीएफ के माध्यम से नोट्स पहुंचा रहे हैं, मैं जहां तक सोचता हूं आप उनको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, मनन कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। 24-25 2 दिन का जो अवकाश रहा, बीच में वीडियो नहीं डाल पाए कर्फ्यू की वजह से, एक बार फिर मैं आपसे जुड़ा हूँ 26/6/2020 में और आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ। देखो, राष्ट्रपति हमारी सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता है और इस पर आपको पहला बिंदु जो देखने को मिलता है, वो पहला बिंदु था वित्तीय शक्तियाँ। देखो, धन विधेयक या वित्त विधेयक पर पहले हस्ताक्षर राष्ट्रपति करता है, तो पहले नंबर पर है धन विधेयक या वित्त विधेयक पर प्रथम हस्ताक्षर जो है वो प्रथम हस्ताक्षर राष्ट्रपति के होते हैं, यानी राष्ट्रपति उन पर हस्ताक्षर करता है। अनुच्छेद 112 के तहत भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण बजट राष्ट्रपति के नाम से प्रस्तुत किया जाता है। भारतीय संविधान का आर्टिकल अनुच्छेद 112 के अंतर्गत या 12 के तहत भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण, भारत सरकार का वार्षिक जो वित्तीय विवरण है, वो वित्तीय विवरण राष्ट्रपति के नाम से प्रस्तुत किया जाता है। किसके नाम से प्रस्तुत किया जाता है? राष्ट्रपति के नाम से प्रस्तुत किया जाता है, या राष्ट्रपति उनको व्यवस्थित रूप से नामांकित किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत 5 वर्ष के बाद केंद्र व राज्यों में राजस्व के विवरण हेतु वित्त आयोग का गठन भी राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। तो अनुच्छेद जो अगला है वो 180 है और 180 के तहत प्रति 5 वर्ष बाद के तहत प्रति 5 वर्ष के बाद केंद्र व राज्य में राजस्व विवरण हेतु राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। तो अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्रपति के नाम से प्रस्तुत होता है। अनुच्छेद 180 के तहत प्रति 5 वर्ष के बाद केंद्र व राज्य राजस्व विवरण हेतु राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन उसके द्वारा किया जाता है। भारत सरकार आर्थिक निधि कोष पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। अगली वित्तीय शक्ति है भारत सरकार आकस्मिक निधि कोष पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है, पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है, जबकि संचित निधि कोष पर संसद का नियंत्रण होता है। जबकि संचित निधि कोष पर संसद का नियंत्रण होता है। जो संचित निधि आती है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 में और आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267 के अंतर्गत आती है। तो ये वित्तीय शक्तियाँ हैं। धन विधेयक, वित्त विधेयक के पर हस्ताक्षर राष्ट्रपति के होते हैं। अनुच्छेद 112 के तहत भारत सरकार का वार्षिक
जो वित्तीय विवरण है वो राष्ट्रपति के नाम से प्रस्तुत होता है। अनुच्छेद 180 के तहत प्रति 5 वर्ष के बाद केंद्र राज्य राजस्व विवरण हेतु राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। भारत सरकार आकस्मिक निधि कोष पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है और संचित निधि पर संसद का अधिकार होता है। अगला बिंदु आपका, राष्ट्रपति के पास न्यायिक शक्ति क्या क्या है या न्यायिक शक्तियां क्या क्या है। तो न्यायिक शक्ति में 72(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी की सजा को माफ कर सकता है, कम कर सकता है, लेकिन इससे पहले वो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री से उसे परामर्श करना होगा। लेकिन यहाँ पर इस आर्टिकल में एक बात दी गई है कि भारत के संविधान के अंतर्गत 72(a) जो अनुच्छेद है उसमें वो सजा माफ कर सकता है, उस सजा की पुनरावृत्ति के उसको यथावत रख सकता है, कम कर सकता है, ये अधिकार उसके बाद है पास है। दूसरे नंबर के ऊपर अनुच्छेद 124 है और अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। 124 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो आपका बिंदु जो है वो अनुच्छेद 124 है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, वो 217 में करता है। उच्चतम न्यायालय की 124 में नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति राष्ट्रीय महत्व के विषय में सर्वोच्च न्यायालय से राय परामर्श कर सकता है। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति राष्ट्रीय महत्व के विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेता है। सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श कर सकता है। तो परामर्श लेता है कि वही कोई भी राष्ट्रीय महत्व का विषय होता है, उसमें परामर्श जो है वो 143 में लेगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति 217 में होगी, 124 में। लेकिन एक बात मैं आपसे जरूर करना चाहूँगा बच्चों कि ये जो अनुच्छेद है ये वैसे वास्तविक कार्यपालिका हमारी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होते हैं। तो राष्ट्रपति जब ये परामर्श लेता है, राष्ट्रपति जब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, तो उससे पहले वो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री से राय परामर्श जरूर करता है। फिर अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी करता है। ये पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अध्यादेश क्या होता है। तो अध्यादेश क्या होता है? जब संसद का अधिवेशन नहीं हो रहा होता है, यानी क्या होता है, जब संसद का अधिवेशन नहीं हो रहा होता है, अधिवेशन नहीं चल रहा होता है, तो कानून निर्माण के संबंध में जारी आदेश जो संसद की आगामी बैठक की प्रथम तिथि के 6 सप्ताह तक लागू रह सकता है, उसे अध्यादेश कहते हैं। अध्यादेश का आर्टिकल कितने में प्रयोग है? 123 में। अध्यादेश जारी कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति जारी करता है। 215 के अंतर्गत राज्यपाल राज्य में अध्यादेश जारी करता है। इसका सही अर्थ ये होता है, जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा होता है तो कानून निर्माण के संबंध में जारी जो आदेश, जो संसद के सत्र, जो पहला सत्र होगा उस सत्र के प्रथम दिन की तिथि से लेकर 6 सप्ताह तक लागू होगा, उसे अध्यादेश कहते हैं। एक बच्चों और बात यहाँ बहुत गजब की सोचने के लिए है कि ये जो अध्यादेश, अगर संसद इसको फिर कानून के रूप में पारित कर देती है 2/3 बहुमत से, तो ये कानून बन जाता है, अन्यथा ये कानून नहीं बनता, ये यथावत उसको निरस्त कर दिया जाता है। तो अनुच्छेद 123 है।
बिंदु है वो अध्यादेश है। जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा होता है, ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो दो कानून संबंध के अंतर्गत जो जारी होते हैं उसे क्या कहा जाता है? अध्यादेश कहा जाता है, या अध्यादेश के नाम से उसको जानते हैं। फिर दूसरी चीज है आपातकालीन शक्तियां। भारत के राष्ट्रपति के पास एक शक्ति है जिसका नाम है आपातकालीन शक्तियां। इसको आप आपातकालीन भी कह सकते हो, आप इसको संकटकालीन भी कह सकते हो। तो आप ये कह सकते हो आपातकालीन शक्तियां प्लस संकटकालीन शक्तियां। ये क्या होती है? ये आपातकाल और संकटकाल भारतीय संविधान में हमने कहाँ से लिया था? जर्मनी देश जो है उसके संविधान से इसको जोड़ा था। और इस राष्ट्रीय आपातकाल का भारतीय संविधान का जो भाग है वो भाग नंबर 8 है, और 3 अनुच्छेद हैं जो अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंध रखते हैं, 352, 356 और 360। एक बार बच्चों में इनकी आपको पूरी डिटेल बताऊं ताकि आगे भविष्य में कंपटीशन के भी आपके काम आएगा, और अब भी जब लिखोगे इसे तो बहुत अच्छे तरीके से ये बिंदु जो है वो आपके बड़े बिंदु के रूप में काम आएगा। तो मैं अब एक एक बिंदु आपका समझा रहा हूं जिसके अंतर्गत है अनुच्छेद 352। इसमें 52 के अंतर्गत जो आपातकाल है इसको आप कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। इसका नाम क्या? राष्ट्रीय आपातकाल। ये कब होता है? सशस्त्र विद्रोह होता है, यानी जो आंतरिक विद्रोह हो जाता है, सेना विद्रोह कर देती है या आंतरिक अशांति हो जाती है, युद्ध की स्थिति के अंतर्गत होता है, बाहरी आक्रमण हो जाता है, तो वैसी स्थिति में होता है। ये 3 परिस्थितियां हैं, जब सशस्त्र विद्रोह हो जाए, युद्ध हो जाए, बाहरी आक्रमण हो जाए, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया जाता है। फिर है कैसे किया जाएगा? इसमें लिखित परामर्श होगा। क्या होगा? लिखित परामर्श। किसका होगा? प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद का होगा। किसका होगा? मंत्री परिषद का। जब लिखित परामर्श होगा तो लिखित परामर्श के आधार पर भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 की घोषणा करेगा। और वो कब करेगा? जब कोई सशस्त्र विद्रोह हो जाए या युद्ध हो जाए या बाहरी आक्रमण हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में ये विद्रोह उसके द्वारा किया जाएगा। लेकिन इसकी घोषणा कौन करता है? तो इसकी घोषणा जो है वो कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा इसकी घोषणा की जाती है। इसकी घोषणा राष्ट्रपति करता है। ये लागू कहाँ होता है? ये भारत में लागू होता है, लेकिन मैं इसकी डिटेल बताऊंगा। एक 44वां संवैधानिक संशोधन है, उसमें क्या क्या परिवर्तन इसके अंतर्गत किए गए थे वो मैं आपको बताऊं। आज तक इसका प्रयोग पहली बार 1962 में चीन आक्रमण के दौरान हुआ था। 1971 ईस्वी के अंतर्गत इसका बांग्लादेश निर्माण के समय इसका प्रयोग हुआ था। 1975 में आंतरिक अशांति के नाम पर इंदिरा गांधी ने इसका प्रयोग किया था, ये भी इंदिरा गांधी था। 62 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे, तो ये हुआ। अगर मान लो बिना स्वीकृति के भी इसे लागू किया जा सकता है। आपको ये बात भी याद रखनी होगी कि बिना स्वीकृति के भी लागू किया जा सकता है। तो बिना स्वीकृति के इसको लागू किया जा सकता है। वो कितने तक? 1 माह तक। एक बार स्वीकृति इसकी लेनी पड़ती है। वो एक बार स्वीकृति कब लेनी पड़ती है? 6 माह तक। तो कहने का मतलब है बिना स्वीकृति है वो 1 माह तक, एक बार स्वीकृति लेनी पड़ती है वो 6 माह तक। और अधिकतम समय इसका कोई निश्चित नहीं है कि ये कितने दिन तक लागू रह जाए, तो अधिकतम इसका कोई निश्चित समय इसका नहीं होता है। ये भारतीय राष्ट्रीय आपातकाल और जिसका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में है, जिसका मुख्य कारण सशस्त्र विद्रोह है, युद्ध है, बाहरी आक्रमण है, लिखित परामर्श मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री का होता है, घोषणा इसमें राष्ट्रपति करता है, लागू इसे भारत का राष्ट्रपति के आदेश पर होता है। संपूर्ण भारत में भी हो सकता है, भारत के एक विशिष्ट भाग पर भी हो सकता है। पहली बार चीन आक्रमण के दौरान 1962 में लागू हुआ, देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। दूसरी बार लागू हुआ 1971 में, श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। तीसरी बार आंतरिक अशांति के नाम पर 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था। तो ये 3 बार इसका प्रयोग हुआ है। फिर दूसरा आपातकालीन जो शक्ति है वो भारतीय संविधान का कितना अनुच्छेद 356 है। राज्य आपातकाल की इसके अंतर्गत घोषणा की जाती है। राज्य आपातकाल
राज्य आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो राज्य आपातकाल की घोषणा होती है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 356 में होती है। यदि किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति को ऐसा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दे, यानी राज्य का कौन भाई, राज्यपाल, अगर किसी भी राज्य का जो राज्यपाल है वो राज्यपाल राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे, किसको प्रतिवेदन दे, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे, यानी किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे लिखित में कि उक्त राज्य का प्रशासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है। क्या प्रतिवेदन में क्या लिखना पड़ेगा, उक्त राज्य का प्रशासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, प्रशासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, के अनुसार नहीं चल रहा है, चल रहा है। तो जब संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अगर किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति को लिखित प्रतिवेदन दे कि उक्त राज्य का प्रशासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल, किसके परामर्श से, केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श से, किसके परामर्श से, केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श से आपातकाल की घोषणा कर सकता है, आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। इसे संसद की स्वीकृति से 2 माह तक लागू करना। राज्य की परिस्थिति चुनाव संपन्न करवाने योग्य नहीं है तो अधिकतम 3 वर्ष तक किया जा सकता है। अगर संसद की स्वीकृति नहीं ली, राष्ट्रपति के प्रतिवेदन पर इसकी घोषणा कर दी या मंत्रिमंडल के परामर्श से कर ली, अब संसद की स्वीकृति भी तो लेनी होती है 2/3 में। संसद की स्वीकृति के बिना, क्योंकि इसने लागू किया वो केंद्रीय मंत्रिमंडल और उसके परामर्श से किया, तो अगर संसद की स्वीकृति के बिना 2 माह तक रखा जा सकता है, उसको 1 माह तक रखा गया था 352 को। और अगर राज्य की स्थिति चुनाव संपन्न करवाने योग्य नहीं है, राज्य की स्थिति चुनाव संपन्न करवाने योग्य नहीं है, करवाने योग्य नहीं है, अगर राज्य की स्थिति चुनाव संपन्न करवाने योग्य नहीं है तो वो 3 वर्ष तक इसे लागू रखा जा सकता है। तो कितने वर्ष तक लागू रखा जा सकता है, 3 वर्ष तक लागू रखा जा सकता है और 3 वर्ष तक इसे लागू किया जा सकता है अधिकतम, कि भाई इतने समय तक फिर तो उसके चुनाव उसको करवाने पड़ते हैं। फिर भी परिस्थिति अगर विषम है तो उसके अंतर्गत सरकार सोच सकती है। इसकी प्रथम घोषणा कब हुई थी, 20 जून 1951 पंजाब में। इस आर्टिकल का जो प्रयोग हुआ वो सर्वप्रथम कहाँ हुआ, पंजाब में। पंजाब में कब हुआ था, 20 जून सन 1951 में हुआ था। सबसे अधिक बार मणिपुर में लागू हुआ है, सबसे अधिक बार इसका प्रयोग हुआ वो मणिपुर में हुआ है, 10 बार हुआ है। लेकिन एक बात मैं आपसे और क्लियर करना चाहूँगा, पंजाब और केरल में 9 बार हुआ है। पंजाब केरल दोनों राज्य ऐसे हैं जहाँ पर इसका 9 बार प्रयोग हुआ। सबसे कम कर्नाटक में 7 दिन के लिए लागू हुआ था, सबसे कम जो है वो कर्नाटक में केवल 7 दिन के लिए लागू हुआ था, केवल 7 दिन के लिए। तो इस प्रकार अगर कहा जाए तो राष्ट्रीय आपातकाल सबसे कम कर्नाटक क्षेत्र में लागू हुआ। तो ये 2 आपातकालीन घोषणा आपकी इसके अंतर्गत आती है या उल्लेखित की जाती है। फिर तीसरा बिंदु यहाँ पर होता है और तीसरे बिंदु का नाम है वित्तीय आपातकाल, जो हमने अमेरिका के संविधान से जोड़ा था। और वित्तीय आपातकाल जो है उसकी घोषणा आर्थिक असंतुलन होने पर की जाती है। इसकी घोषणा कब की जाती है, घोषणा आर्थिक असंतुलन होने पर, असंतुलन उत्पन्न होने पर की जाती है, होने पर की जाती है। तो घोषणा कब की जाती है, आर्थिक असंतुलन उत्पन्न होता है तो उस आर्थिक असंतुलन उत्पन्न होने की स्थिति में इसकी घोषणा की जाती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर बिना संसद की स्वीकृति के 2 माह तक, यानी वही बात इस पर लागू होती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श से इसकी घोषणा होती है। मंत्री परिषद कह सकते हो, मंत्री जो परिषद है उसके परामर्श से इसकी घोषणा होती है। लेकिन अगर यहाँ पे एक बात आती है संसद, क्योंकि इसको संसद की स्वीकृति लेना जरूरी है, तो संसद की स्वीकृति के बिना इसको क्या रखा जा सकता है, संसद की स्वीकृति के बिना इसको 2 माह तक, अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है और 2 माह तक इसकी
घोषणा जो है वो कर सकता है, उसके बाद तो उसको लेनी पड़ेगी अधिकतम सीमा। लेकिन ये घोषणा वित्तीय आपातकाल की भी वैसे 352 का प्रयोग जो हुआ था उसी तरीके से ये वित्तीय आपातकाल 360 में, तो उसकी जो घोषणा की गई है उसके मुताबिक इसकी घोषणा भी लंबे समय तक हो सकती है। 2 माह में संसद में स्वीकृति लेनी होगी। आर्थिक असंतुलन उत्पन्न होने पर होता है। अमेरिका के संविधान से हमने भारतीय संविधान में जोड़ा है। एक बात हम और क्लियर करना चाहेंगे कि वित्तीय आपातकाल की जो घोषणा है वो वित्तीय आपातकाल की घोषणा जो की जाती है वो वित्तीय आपातकाल की घोषणा मंत्रिमंडल के परामर्श से की जाती है। आज तक भारत के संविधान में इस वित्तीय आपातकाल का प्रयोग नहीं हुआ है या इनका प्रयोग नहीं किया गया है। देखो, कुछ 44वें संवैधानिक संशोधन में कुछ परिवर्तन हुए और 44वां जो संविधान संशोधन जो है वो 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में हुआ था। उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई देश के पीएम हुआ करते थे उस समय हुआ। इसमें क्या परिवर्तन हुआ? 44वें संवैधानिक संशोधन में कुछ आमूलचूल परिवर्तन किए गए थे। आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह जोड़ा था, यानी जो 352 है उस 352 में एक शब्द लिखा गया था आंतरिक अशांति। तो आंतरिक अशांति का बहाना लेकर श्रीमती इंदिरा गांधी ने सन 1975 ईस्वी में, ऐसा मानते हैं विद्वान लोग, किसका दुरुपयोग किया था। इसलिए उस दुरुपयोग करने के कारण इस आंतरिक अशांति को बदला गया। 44वें संवैधानिक संशोधन में जब मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने उस समय की संसद ने यह फैसला लिया कि आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया था। क्या कर दिया था? सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग कर दिया था। पहले ये लागू था कि 352 का प्रयोग किया जाता था तो वो संपूर्ण भारत में होता था, लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन में ये परिवर्तन कर दिया गया कि ये भारत के किसी भाग में भी लागू किया जा सकता है, किसी भाग विशेष में भी ये लागू हो सकता है, या किसी राज्य विशेष के अंतर्गत या उसके सीमा विशेष पर भी लागू किया जा सकता है। बिना संसद की स्वीकृति तक 1 माह तक लागू रह सकता है। मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री के परामर्श से इसे लागू किया जा सकता है, लेकिन बिना मंत्री परिषद की स्वीकृति के 1 माह तक लागू किया जा सकता है। 1 माह तक लागू रखा जा सकता है। 1 माह तक उसकी घोषणा की जा सकती है। आपातकाल की घोषणा को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अगली शब्दावली आपकी यहाँ पर आती है। आपातकाल की घोषणा न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो आपातकाल की घोषणा को न्यायालय में चुनौती दी जाती है। बिना मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के 1 माह तक लागू रखा जा सकता है। आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया। आपातकाल में भी अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होंगे, क्योंकि 20 के अंतर्गत तो एक बात है, वो तो ये कि अपराध सिद्धि पर ही सजा दी जाती है, और 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता जो है। तो कहा जाता है कि आपातकाल की जब घोषणा होगी तो आपातकाल की घोषणा के बाद भी एक चीज यहाँ पर देखने को मिलेगी कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 20/ जो 21 है, 20 है, 21 है, वो निलंबित नहीं होंगे। निलंबित होने का मतलब है वो नहीं होंगे। अब आप कहोगे सर जैसे 12 to 35 के अंतर्गत जितने भी अधिकार है वो क्या नहीं रहेंगे? बिल्कुल, आपातकाल की स्थिति के अंतर्गत ये सारे अधिकार सीमित हो जाएंगे, ये अधिकार नहीं रहेंगे। इन अधिकारों का जो क्षेत्र है वो संकुचित हो जाएगा। लेकिन भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 20/21 जो है, संविधान के जो अनुच्छेद है, वो हर नागरिक को प्राप्त होंगे। उन पर किसी प्रकार का जो फेरबदल नहीं होगा। ये भारत के राष्ट्रपति के कुछ अधिकार थे जिनके बारे में हमने डिटेल से चर्चाएं की है। अब एक और टॉपिक है भारत का उपराष्ट्रपति जो है। उपराष्ट्रपति है, उसके पास क्या क्या अधिकार होते हैं, किस तरीके के अधिकार होते हैं, उसे देखिए। उपराष्ट्रपति का जो पद है वो 63 के अनुच्छेद में, कितने अनुच्छेद में? 63 के अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का पद है उसको सृजित किया गया है। यह उपराष्ट्रपति होगा। 64 में वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 64 जो है, उस अनुच्छेद 64 में ये कहा गया भारत का राष्ट्रपति है वह राज्यसभा का
पदेन सभापति होता है। क्या होता है? पदेन सभापति होता है। किसका होगा? राज्यसभा का। इस बात का एक जगह उल्लेख और भी है, भारतीय संविधान का 89 का जो अनुच्छेद है उसमें एक बात लिखी गई है कि राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करेगा। तो वहां भी एक बात लिखी गई है कि राज्यसभा की जो अध्यक्षता है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 89 के तहत जो है वो उपराष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो अनुच्छेद 64 के तहत वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और अनुच्छेद 89 के तहत वो जो है वो राज्यसभा का क्या होता है कि जो अध्यक्षता उसके द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है वो अनुच्छेद 66 के अंतर्गत दर्ज है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल जो है वो अनुच्छेद कितने के अंतर्गत दिया गया? 66 में। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे? राज्यसभा प्लस लोकसभा प्लस यानी इनके निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेंगे। निर्वाचित सदस्य भी भाग लेंगे और मनोनीत सदस्य भी भाग लेंगे। इसके अंतर्गत भारत के चुनावी प्रक्रिया के अंतर्गत भाग लेंगे। तो ये बात भी आपकी यहाँ पर आती है कि राज्यसभा प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य इसके अंतर्गत क्या लेंगे? भाग लेंगे। फिर दूसरी चीज यहाँ पर आती है, अनुच्छेद 69 के तहत राष्ट्रपति को उसके पद की गरिमा की प्रतिष्ठा की शपथ दिलाई जाती है। लेकिन एक बात और बता दें कि अनुच्छेद 71 जो है उस अनुच्छेद 71 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती देनी होती है, उसकी चुनाव संबंधी विवाद होते हैं तो वो निर्वाचन आयोग नहीं निपटाता। भारत में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जितने भी विवाद होते हैं उनको निर्वाचन आयोग नहीं निपटाता है। उसकी चुनौती जो दी जाती है वो कहाँ दी जाती है? उच्चतम न्यायालय में दी जाती है या उच्चतम न्यायालय में उसे प्रस्तुत किया जाता है। भारत का राष्ट्रपति त्याग पत्र किसे देता है? तो उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र भेज देता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को। अगर इनकी विषम परिस्थितियां हो जाती हैं तो ऐसा किया जा सकता है। योग्यताएं वही है जो भारत के राष्ट्रपति की योग्यताएं हैं, वही योग्यताएं उपराष्ट्रपति की हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति की योग्यताओं में कोई परिवर्तन नहीं है। उपराष्ट्रपति की शक्तियां की 89 में वो राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। राज्यसभा का सदस्य नहीं होता था इसलिए उसे मतदान का अधिकार नहीं होता है। बाकी उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उपराष्ट्रपति के राष्ट्रपति के अनुच्छेद में कुछ अलग पदभार होते हैं, यानी ऐसे कुछ विषम परिस्थितियां हो जाती हैं तो उस समय राष्ट्रपति के कुछ अलग अधिकार होते हैं। देखो, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर उपराष्ट्रपति उसके कार्यों का निर्वहन करता है। तो पहली बात आपकी क्या आ जाती है यहाँ पर? तो पहली बात आ जाती है राष्ट्रपति का निधन होने पर उपराष्ट्रपति उसके कर्तव्यों का निर्वहन करता है, पर उपराष्ट्रपति उनके कर्तव्यों का निर्वहन करता है। दूसरे नंबर की बात यह है, अगर राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा दे दे तो तुरंत तो चुनाव करवाए नहीं जा सकते। तो दूसरा बिंदु ये होगा कि राष्ट्रपति के त्याग पत्र देने पर या वहां से इस्तीफा दे दिया, त्याग पत्र दे दिया, हट गया तो 6 माह तक चुनाव हो नहीं सकते। तो 6 माह तक उपराष्ट्रपति है वो भारत के राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। तीसरी बात यह आती है कि महाभियोग के कारण, किसके कारण? महाभियोग के कारण भारत के राष्ट्रपति का पद खाली हो गया तो उसकी पदच्युति या उसके पद से हटने के तुरंत बाद जो उस पद पर आसीन हो जाएगा वो राष्ट्रपति आसीन होगा। तो महाभियोग के कारण राष्ट्रपति के पद से हटने के बाद भी उस पर आ सकता है। राष्ट्रपति की असमर्थता की स्थिति में, जैसे उसके कोई रोग हो जाए या वो विदेश यात्रा पर, भारत का राष्ट्रपति अगर असमर्थता की स्थिति में, तो भारत के राष्ट्रपति की असमर्थता की स्थिति 2 होती है। एक तो इसके रोग हो जाए या वो विदेश यात्रा पर हो
तो विदेश यात्रा पर या रोग होने की स्थिति में उस समय भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वही उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का क्या करता है, निर्वहन करता है, उसके द्वारा उन्हीं कर्तव्यों का निर्वहन किया जाता है। तो ये भारत के संविधान में राष्ट्रपति थे। और एक राज्यपाल के राष्ट्रपति के बारे में एक उक्ति और भी आती है कि वो राज्यसभा के 12 सदस्य मनोनीत करता है और वो लोकसभा के जो है 2 सदस्य एंग्लो इंडियन मनोनीत उसके द्वारा किए जाते हैं। तो ये सारे प्रश्न हुए। आज का टॉपिक बच्चों यही पूरा हुआ। आज हमने आपको उपराष्ट्रपति के बारे में बताया और राष्ट्रपति की कुछ शक्तियां बताई हैं। बहुत अच्छे तरीके से आप तैयार करोगे, अच्छे बच्चों की तरह पढ़ोगे। बूढ़े माता पिता की, बूढ़े दादा दादी जी की, परिवार के सदस्यों को कोरोना की वैश्विकता की बढ़ रही जो जटिलता है, क्रिटिकलता है, उससे बचाओगे और आप सभी खुश रहोगे। आगामी वीडियो लेके कल मैं उपस्थित होऊंगा। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में कल आपसे फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं और इसी उम्मीद के साथ कि पढ़ाए गए सारे बिंदु आप अच्छे पढ़ोगे, अच्छे तैयार करोगे और कल फिर नए अंदाज में मिलोगे। जय हिंद, जय भारत।